दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे साइंस का कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इसमें हम जितना प्रश्न आपको देने वाले हैं वो सब प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। दोस्तों कल ही आपका एग्ज़ाम है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आंसर की जो आएगा वो सबसे पहले आपको इस चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। तो आप लोग को आंसर आप लोग मिलाने में आसानी होगा कि कितना आपका आंसर सही है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। दोस्तों दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो दर्पण का द्वारक कहा जाता है। यानी कि जब आपको परीक्षा में पूछ दे कि दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है तो उसको दर्पण का द्वारक कहा जाता है। यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कहता है कि डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी, तो दोस्तों उसका फोकस दूरी अगर 1 मीटर होगा तो उसको हम लोग कहेंगे एक डायोप्टर। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। दोस्तों साइड मिरर के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो साइड मिरर यानी कि जो ड्राइवर के साइड में लगा हुआ रहता है पीछे का दृश्य देखने के लिए। तो दोस्तों उसमें कौन सा दर्पण होता है? तो उसमें होता है उत्तल दर्पण। और देखिए आपको ऑप्शन में उत्तल लेंस, अवतल लेंस और दोनों, और इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए कहता है कि जिस लेंस का एक तल उभरा हुआ हो लेकिन दूसरा तल समतल होकर जाता है तो वह कैसा लेंस होगा? देखिए एक है वो समतल है, दूसरा है वो उभरा हुआ है। तो देखिए इसमें क्या होगा? समतल प्लस उत्तल, यानी कि ये देखिए एक भाग समतल है और दूसरा भाग उत्तल है, तो इसको हम लोग कहेंगे समतलोत्तल लेंस। यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न। देखिए कहता है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, तो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और अगर पूछेगा कि अधिकतम दूरी कितना होता है तो अधिकतम दूरी होता है अनंत। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? यानी कि किस रंग के लिए अपवर्तनांक का मान अधिकतम होता है? तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक का मान होता है बैंगनी रंग के लिए और सबसे कम होता है लाल रंग के लिए। चलिए उसके बाद देखते हैं सातवां क्वेश्चन। कहता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है तो कैसा दिखता है? यानी कि सूर्य उगने के समय और सूर्य डूबने के समय सूर्य का जो गोला होता है वो कैसा दिखता है? तो चपटा दिखता है। यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं आठवां क्वेश्चन। कहता है कि आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? दोस्तों आम मीटर को हम लोग कैसे जोड़ते हैं? तो आम मीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को हम लोग समांतर क्रम में यानी कि पश्चात में जोड़ते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए नौवां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और दोस्तों न्यूमेरिकल है, इसको हम आपको बहुत बार बताए हैं कि कहता है कि किसी विद्युत बल का जो अनुमानक है यानी कि इसका जो रेटिंग दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट और 120 वाट दिया हुआ है। कहता है कि जब उसको 110 वोल्ट पर प्रचलित करने के लिए कहता है कि तब इसके इसके द्वारा कहता है कि उपभोक्त शक्ति कितनी होगी? यानी कि जब उसको 110 वोल्ट पर जोड़ेंगे तो इसमें जो शक्ति लेगा वो कितना होगा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 60 वाट। दोस्तों 60 वाट हो जाएगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको हम बहुत बार बताए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाकर के आप लोग चेक करके देख लीजिए इसको कैसे बनाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन। कहता है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। दोस्तों कुंडली में प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं ओम के नियम से कि भी बराबर होता है आई आर होता है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा भी, और इस तरफ आई गुना में है तो इस तरफ आकर के भागा में हो जाएगा, यानी कि भी बटा आई हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 11वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि तार की लंबाई बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध, यानी कि जब कोई तार का लंबाई हम लोग बढ़ाएंगे तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो भी बढ़ जाता है, और अगर इसका मोटाई बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध है वो कम जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद देखिए 12 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि विद्युत जनित्र गतिमान चुंबक के किस प्रभाव पर आधारित है? तो यह विद्युतीय
पर आधारित होता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 13वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए कहता है कि यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है, यानी कि जब हम लोग नरम लोहा को हम लोग धारावाही कुंडली में रख देंगे, यानी कि वैसा कुंडली जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो कैसा चुंबक बनेगा, तो विद्युत चुंबक का निर्माण होगा। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है। दोस्तों सौर कुकर में के लिए सबसे उपयुक्त कौन होता है, तो अवतल दर्पण होता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 15 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है, सौर कुकर, तो हम लोग किस ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, तो सौर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि कहता है कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 18 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बार बार एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए कहता है यहाँ पर देखिए 2Mg+O2, उसके बाद 2MgO, यह रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है, तो यहाँ पर देखिए 2 मैग्नीशियम, उसके बाद 2 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 दिया हुआ है, यानी कि यह कैसा है, तो यह संतुलित रासायनिक समीकरण है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए 19वां क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से समझ लीजिए, आपको कहीं पर कठिनाई नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए जिंक है वो कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है, जिंक सल्फाइड, और प्लस क्या बना रहा है, कॉपर, यानी कि देखिए इसमें जो जिंक है वो कॉपर को, यानी कि कॉपर सल्फेट से जिंक है वो कॉपर को अलग कर दे रहा है, यानी कि विस्थापित कर दे रहा है। तो यह कैसा अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 20वां क्वेश्चन कहता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो मार्बल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaCO3। उसके बाद देखिए 21वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों जब हम लोग जल में अम्ल मिला देंगे तो जो हाइड्रोजन का आयन होगा, यानी कि हाइड्रोजन प्लस का जो आयन होगा उसमें क्या प्रभाव होगा, तो हाइड्रोजन आयन होगा वो बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है। बहुत बार बताए हैं कौन दुर्बल अम्ल है, तो CH3COOH, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 23वां क्वेश्चन, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है, तो लवण का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 24वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, तो चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें विजातीय कौन है, तो इसमें विजातीय हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, बाकी तीनों का जो रासायनिक सूत्र होता है वो सेम होता है। चलिए उसके बाद देखिए 25वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सब प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे तो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। देखिए कहता है कि कौन सा धातु है जो हथेली पर पिघलता है। दोस्तों हथेली पर पिघलने लगता है कौन सा धातु, तो सीजियम होता है, यानी कि इसका गलनांक बहुत कम होता है और यह हथेली पर पिघलने लगता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि सिल्वर और गोल्ड धातु का परिसंकरण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विद्युत अपघटन द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। विद्युत अपघटन द्वारा इसको परिसंकरण किया जाता है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न है। देखिए कहता है कि कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक है। दोस्तों कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक कौन है, तो कार्बोनिल ग्रुप का जो प्रतिकारक है वो कौन है, CO है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। और CHO एल्डिहाइड का है और COOH है वो अम्ल का है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। दोस्तों प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था, तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा वो हेलर ने, यानी कि इसी को वोहर कहा जाता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 29वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है। दोस्तों कौन सहसंयोजी यौगिक है,
तो 29 का सही आंसर हो जाएगा CH4 यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि मेथिल अल्कोहल यानी कि CH3OH का IUPAC नाम क्या है। दोस्तों मेथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है, तो इसका IUPAC नाम होता है मेथेनॉल, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि मेडलिफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था। तो दोस्तों मेडलिफ अपने जो आवर्त सारणी तैयार किया था उसमें कौन सा मापदंड को अपनाया था, तो उसमें परमाणु द्रव्यमान को अपनाया था, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या पर आधारित है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि वर्ग एक के तत्व यानी कि जो प्रथम वर्ग का तत्व है वो कैसा है, क्षारीय धातु है, यानी कि अल्कली मेटल है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में होता है, तो देखिए वृक्क दिया हुआ है, मूत्रवाहिनी दिया हुआ है और मूत्राशय और मूत्रमार्ग, इनमें से सभी। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि तीनों हैं वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित हैं। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि प्रकाश संश्लेषण से इससे बनते हैं। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण से इससे बनाते हैं, यानी कि पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाता है, तो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि मछलियों में श्वसन होता है। दोस्तों मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो गलफड़ा के द्वारा होता है, और गलफड़ा को ही क्लोम या फिर गिल्स कहा जाता है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि कूटपाद किस में पाया जाता है। दोस्तों कूटपाद किस में पाया जाता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा अमीबा में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आइए 37वां क्वेश्चन, कहता है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। दोस्तों मानव हृदय का जो औसत प्रकुंचन दाब होता है वो कितना होता है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा 120 mmHg, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि ऑक्सीजन है। दोस्तों ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में देखिए, कहता है कि हार्मोन स्रावित होता है। दोस्तों हार्मोन है वो कहाँ से स्रावित होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि थायराइड ग्रंथि उपस्थित होता है। दोस्तों थायराइड ग्रंथि है वो कहाँ पर उपस्थित होता है, तो ट्रैकिया के दोनों ओर उपस्थित होता है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। दोस्तों मानव मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है, तो शुक्रवाहिका नहीं हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में देखिए, कहता है कि पतियों द्वारा कायिक परिवर्धन किस में होता है, तो पतियों द्वारा कायिक परिवर्धन कहने का मतलब हुआ पतियों के द्वारा एक नया पौधा का निर्माण होना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ब्रायोफाइलम, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों जैव विभिन्नता का जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है, तो वो होता है अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन 44 बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि मानव में लिंग गुणसूत्र होते हैं। दोस्तों यहाँ पर न तो स्त्री का बात किया गया है और ना ही पुरुष का बात किया गया है, यहाँ पर सिर्फ पूछा गया कि मानव का। तो दोस्तों मानव में XY भी होता है और XX भी होता है। अगर स्त्री का पूछेगा तो XX हो जाएगा, पुरुष का पूछेगा तो XY हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया मानव, तो दोस्तों मानव का लिंग गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कहता है कि निम्न में से कौन से एक जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। दोस्तों जैविक परिक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ कौन है, तो सूखे घास पत्ते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, कहता है कि तालाब की आहार श्रृंखला में मछली किस स्थान पर है। दोस्तों तालाब की आहार श्रृंखला में जो मछली है वो किस स्थान पर है, तो मछली है वो द्वितीयक उपभोक्ता पर है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, कहता है कि निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो उपभोक्ता की श्रेणी में हम लोग किसको रखेंगे, तो हरे पौधे, नीलहरित शैवाल, जंगली जानवर और फूल और पत्ते। तो इसमें हम लोग जंगली जानवर को उपभोक्ता की श्रेणी में हम लोग रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए 48वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन है। दोस्तों ग्रीन हाउस गैस कौन है, तो CO2 है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप इसका सेकेंड पार्ट देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।